हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम पॉलिटी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी के घटना चक्र पर आपकी ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आपको उन क्लासेस को भी ज़रूर देखना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शासन प्रणाली। शासन प्रणाली से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में शासन प्रणाली से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पॉलिटी के अलावा जनरल साइंस में बायोलॉजी और ज्योग्राफी के घटना चक्र को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और वहाँ पर आप सभी वीडियोज़ को इजीली देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है यहाँ पर निम्न में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से कौन सा परिभाषित करता है। देखिए, सबसे पहला कथन आपको दिया गया है, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप में से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। तो आपको बताना है राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कौन करता है। दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग। देखिए, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तो आपको बताना है राज्य को कौन यहाँ पर परिभाषित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। देखिए, आपको अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है, राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए। चलिए इसको समझते हैं। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला व्यक्ति या जनसंख्या, दूसरा सरकार या सत्ता, तीसरा निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और चौथा संप्रभुता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए ए विकल्प यहाँ पर राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, संप्रभुता। आपको याद रखना है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। आपको बताना है सही आंसर यहाँ पर कौन सा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। केवल एक कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत की संप्रभुता के संबंध में, तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, संसदात्मक। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं।
संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। इन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। 5th क्वेश्चन है आपके सामने, संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपको बताना है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या फिर कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आपको बताना है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो आपको बताना है सबसे पहला कथन है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है या फिर सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी सही आंसर है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। देखिए संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसे आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रेट ब्रिटेन में। इसे आपको याद रखना है। देखिए वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व के इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसे आपको ध्यान रखना है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। 9th क्वेश्चन है आपके सामने, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? देखिए सबसे पहला कथन आपको दिया गया है यहाँ पर, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ये कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से देख लेना है। दूसरा कथन है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर आपका सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अध्यक्षात्मक सरकार। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार, जबकि संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषता हैं और विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि
संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में जो सही नहीं है वो है आपका राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति ये सब आपका यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75 3 के अकॉर्डिंग। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो संसदीय स्वरूप के शासन का यह प्रमुख लाभ है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? सबसे पहला कथन दिया गया है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कथन है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, केवल 1 और 2 ही यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। देखिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत हैं आपके। सबसे पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। देखिए, यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन दिया गया था। देखिए, ये आपका तीसरा कथन यहाँ पर गलत होगा, केवल 1 और 2 ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ये आपका गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अनुच्छेद 75 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। देखिए, चलिए इसको समझते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। देखिए, सबसे पहला कथन यहाँ पर आपको दिया गया है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के लिए संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए,
निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनना था जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर सी कथन कहता है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा यानी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। सबसे पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सही आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर 1, 2, 3 कथन आपको सही दिया गया है और चौथा कथन गलत है। चौथा कथन कहता है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। सही कथन है। दूसरा, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सही कथन सभी कथन आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। नीति निदेशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सत्तावादी सरकार। तो सत्तावादी सरकार की विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, जबकि देखिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं, भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भारतीय संविधान से। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होती है वह आपकी संवैधानिक सरकार कहलाती है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन दिया गया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा कथन दिया गया है, भारत का अपना एक संविधान है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है
जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, लाल फीताशाही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुशासन की विशेषता नहीं है लाल फीताशाही, जबकि जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम ये सब सुशासन की विशेषता होती हैं। देखिए, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। 25 क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत, क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कल्याणकारी राज्य। देखिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 27, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, साम्यवादी राज्य। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता और न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही आंसर ऑप्शन डी है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जनता। देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग से। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एकल कार्यपालिका। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। और ये सभी कथन आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही और उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं गणतंत्र का आशय राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। देखिए, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यायिक समीक्षा। देखिए, ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां और कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन हैं, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी होगा, दोनों ए और आर यहाँ पर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर सही कथन होगा। देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य
शक्तियों का स्पष्ट तय विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। तो यहाँ पर कथन आपके ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने शासन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अभी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखिए, बाकी के जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बचे हुए हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।